तो चलिए आज पदार्थ यानी मैटर की दुनिया में चलते हैं और उसके कुछ सबसे बुनियादी रूल्स को समझते हैं। ये कहानी है एक टीचर रेनू मैम और उनके स्टूडेंट संजय की, जो मिलकर केमिस्ट्री के कुछ बड़े रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है संजय के एक बड़े ही सीधे से सवाल से। वो पूछता है, रेनू मैम, जब हम चीजों को मिलाते हैं तो वो सामान जाता कहाँ है? क्या वो बस गायब हो जाता है ना? एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। रेनू मैम मुस्कुराती हैं और कहती हैं, चलो इसका जवाब ढूंढने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। और बस यहीं से हमारी केमिकल मिस्ट्री सुलझाने का सफर शुरू होता है, जिसका पहला पड़ाव है द लॉ ऑफ अनचेंजिंग मास। तो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है। स्क्रीन पर देखिए, रेनू और संजय दो सॉल्यूशंस तैयार कर रहे हैं, एक्स और वाई। फिर सॉल्यूशन एक्स को एक छोटी सी ट्यूब में डालकर उसे एक बड़े फ्लास्क के अंदर रख देते हैं, जिसमें सॉल्यूशन वाई पहले से मौजूद है। अब सबसे ज़रूरी काम, फ्लास्क को ऊपर से कॉर्क लगाकर अच्छी तरह बंद कर दिया जाता है और उसका वजन नोट कर लिया जाता है। इसके बाद फ्लास्क को बस हल्का सा टेढ़ा करके हिलाते हैं ताकि दोनों सॉल्यूशंस आपस में मिल जाएं। और अब आता है वो मोमेंट जिसका हमें इंतजार था। जैसे ही दोनों सॉल्यूशंस मिलते हैं, फ्लास्क के अंदर एक जबरदस्त केमिकल रिएक्शन होता है, रंग बदल जाता है। लेकिन जब उसे दोबारा तौला जाता है तो वजन एग्जैक्टली 150.3 ग्राम। सोचिए, एक पॉइंट भी इधर से उधर नहीं हुआ, मतलब कुछ भी गायब नहीं हुआ। तो भाई, इस रिजल्ट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मास यानी कि द्रव्यमान किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो बनाया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है। मैटर बस अपना रूप बदलता है, खत्म नहीं होता। और इसी फंडामेंटल रूल को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। संजय को पहला नियम तो एकदम क्लियर हो गया, पर अब उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। वो पूछता है, मैम, क्या ऐसे और भी रूल्स हैं? जवाब है, बिल्कुल हैं। और यहीं से हम कहानी के दूसरे हिस्से में आते हैं, जिसे मजे से हम रेसिपी का नियम भी कह सकते हैं। इस नियम को समझने के लिए रेनू मैम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेती हैं, पानी का। अब आप सोचिए, पानी चाहे नदी का हो, बारिश का हो या फिर किसी लैब में बनाया गया हो, उसे बनाने की जो केमिकल रेसिपी है ना, वो हमेशा हमेशा सेम ही रहती है। और देखिए, ये जो डेटा है ना, ये इस बात को एकदम साफ साफ दिखाता है। अगर आप कहीं से भी 9 ग्राम पानी लेते हैं और उसे तोड़ते हैं तो आपको हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही मिलेगा। मास का ये 1:8 का अनुपात, ये रेशो एकदम फिक्स्ड है। इट नेवर एवर चेंजेस। अच्छा, तो ये कमाल का ऑब्जर्वेशन दिया किसने? ये थे एक फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ एल प्राउस्ट। उन्होंने ही ये लॉ दिया था जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या स्थिर अनुपात का नियम। मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मास रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। तो अब संजय पजल के टुकड़ों को जोड़ रहा है। उसे ये तो समझ आ गया कि मास कभी गायब नहीं होता और केमिकल रेसिपीज हमेशा फिक्स रहती हैं। लेकिन अब उसके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है, पर ऐसा होता क्यों है? इन नियमों के पीछे की असली वजह क्या है? इस क्यों का जवाब हमें दिया एक ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने। उन्होंने एक ऐसी रेवोल्यूशनरी थियरी दी जिसने इन दोनों लॉज को तो एक्सप्लेन किया ही, साथ ही मैटर को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। पता है, डाल्टन की कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। वो एक गरीब जुलाहे के परिवार में पैदा हुए थे और सिर्फ 12 साल की उम्र में टीचर बन गए थे। सीखने और सिखाने का यही जुनून था जिसने उन्हें 1808 में अपनी फेमस एटॉमिक थ्योरी देने के लिए इंस्पायर किया। तो डाल्टन की थ्योरी कहती क्या है? पहला, कि हर चीज बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, जिन्हें उन्होंने एटम्स कहा। दूसरा और सबसे जरूरी पॉइंट, कि एटम्स को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। देखा, ये पॉइंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कितनी आसानी से एक्सप्लेन कर देता है। और उनका एक और पॉइंट था कि एटम्स हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियोज में जुड़कर कंपाउंड्स बनाते हैं, और यही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के पीछे की वजह है। कितना ब्रिलियंट था ये। अब जब थ्योरी समझ आ गई है तो उसे आजमाने का वक्त भी आ गया है। तो रेनू मैम संजय को एक फाइनल प्रॉब्लम देती हैं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए पक्के हो जाएं। चलिए जरा इन नंबर्स पर नजर डालते हैं। रिएक्शन शुरू होने से पहले हमारे पास है रिएक्टेंट्स 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 6.0 ग्राम्स एसिटिक एसिड,
टोटल मास कितना हुआ? 11.3 ग्राम्स। अब रिएक्शन के बाद हमारे पास बने प्रोडक्ट्स सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। और जब हम इन सब का मास जोड़ते हैं तो टोटल फिर से एग्जैक्टली 11.3 ग्राम्स, है ना? डाल्टन की थ्योरी का एक परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। तो आज हमने ये सीखा कि मास हमेशा उतना ही रहता है और केमिकल रेसिपीज हमेशा फिक्स्ड होती हैं, क्योंकि ये सब एटम्स का खेल है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रेनू मैम जाते जाते एक ऐसा सवाल छोड़ जाती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। डाल्टन ने कहा था कि एटम्स इनडिविजिबल हैं, मतलब उन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। पर क्या हो अगर एटम्स के अंदर भी कुछ और छोटे पार्टिकल्स हों? और बस इसी सवाल से केमिस्ट्री का अगला और भी ज्यादा रोमांचक चैप्टर शुरू होता है।